रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी साइड से नेटो अलाइज ने इसके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो रशिया के पास अनकरीब वापस आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? रशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली हैं जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देंगी? ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त हो रहा होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। रशिया ना सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिजर्व्स में रशिया का पहला नंबर, जबकि ऑयल रिजर्व्स में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पे डिपेंडेंट हैं, और अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल जमीन होने के साथ साथ रशिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, यानी तकरीबन 18%। इन सब फायदों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मजीद ताकतवर होने से मुसलसल रोक रहा है, और वो मसला ये है कि रशिया का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है जहां पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। दुनिया का ठंडा तरीन शहर भी रशिया के इसी हिस्से में पाया जाता है जहां हैरानकुन तौर पे सर्दियों में टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इस शहर को हम ओइमियाकुन के नाम से पहचानते हैं। क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से दो चार है, इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा सिर्फ रशिया के इस 20% हिस्से में रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। ना सिर्फ रशिया की जमीन बल्कि इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफी ज्यादा बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। असल में ये आर्कटिक ओशन है जो तकरीबन पूरा साल ही बर्फ बना होता है, यानी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी ये रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो उतनी ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकेगा, और ज्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो उतना ज्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समंदर ही वो जरिया है जिसके जरिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स इंतहाई कम कीमतों में पहुंचाई जा सकती हैं। बर्फ की वजह से यहाँ कार्गो शिप्स का चलना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बड़ी मुश्किलों से दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। रशिया फिल वक्त अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड सिर्फ इन 3 पोर्ट्स के जरिए करने पर मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में वाक़े व्लादिवोस्टॉक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों के सीजन में यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रशिया के बहरी जहाजों को जापान के इस कंट्रोल्ड समंदरों से होकर गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका और नेटो का एक बहुत मजबूत अलाइड पार्टनर है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया था, यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम नेटो कंट्रीज मिलकर उसका साथ देंगी।
दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है और यहाँ भी वही मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ होती है और सीजन में बहरी जहाजों को उन तमाम मुल्कों के सामने से होकर गुजरना पड़ता है जो सब नेटो और अमेरिका के या तो मेंबर हैं या अलाइड पार्टनर। तीसरे नंबर पे बचता है नोवोरोसिस्क पोर्ट जो रशिया के साउथ में वाक़े ब्लैक सी पे मौजूद है। यहाँ बर्फ का तो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन बहरी जहाजों को टर्की के पास से इंतहाई तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है, यानी यहाँ भी रशिया को खुलकर ट्रेड करने की आज़ादी नहीं है। बेशक रशिया और टर्की के रिलेशंस अब काफी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन टर्की बहरहाल है तो नेटो का ही मेंबर, यानी रशिया पर खतरे की तलवार यहाँ भी लटक रही होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को ट्रेड करने के लिए इन पोर्ट्स पर पहले तो ठीक मौसम का इंतजार करना होता है और फिर अपने दुश्मन नेटो के पार्टनर्स के रहमो करम पर वहां से गुजरना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी रैंकिंग में रशिया 11वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी रैंकिंग से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये किसी भी कंट्री की पावर जानने का वाहिद तरीका नहीं है। जीडीपी से हटकर अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशियन मिलिट्री के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स मौजूद हैं, अमेरिका से भी ज्यादा। और अमेरिका के बाद रशियन मिलिट्री ही दुनिया की दूसरी ताकतवर आर्मी मानी जाती है। यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पे नहीं है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्द मौसम की वजह से। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया। नेपोलियन ने रशिया पर 6 लाख से ज्यादा फौजी लश्कर के साथ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सर्द मौसम के सामने उसकी फौज को घुटने टेकने पड़े और 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हुए। वर्ल्ड वॉर 2 में तो हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात, 10 लाख से भी ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैदी बना लिया। हिटलर को अपनी इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक आप भी ये नोट कर चुके होंगे कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज रोक रही है वो है यहाँ का सर्द मौसम। यानी अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो वो नॉर्थ पर मौजूद समंदर को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करके और ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसके अलावा रशिया के कई इलाके गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड्स जैसे कीमती मिनरल से भरे हुए हैं, लेकिन सर्द मौसम की वजह से उनकी माइनिंग करना मुमकिन नहीं है। अगर ये सर्द मौसम ना हो तो इन तमाम मिनरल्स और मेटल्स को माइन करके रशिया कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ इंसान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वीट। जैसा कि आपने पहले भी जाना कि रशिया वीट का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। रशिया जो अपनी सिर्फ 20% जमीन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर बन सकता है, तो सोचें अगर वो अपनी 100% जमीन को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए तो वो क्या कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो जीडीपी रैंकिंग में अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। हैरत अंगेज तौर पे एक तरीका ऐसा जरूर है जिससे रशिया इस सर्द मौसम से छुटकारा पा सकता है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुमकिन है कि रशिया आने वाले सालों में एक बार फिर से सुपर पावर बन जाए। रेफरेंस के लिए इस हीट मैप को देखें। इसमें ये तमाम कंट्रीज वो हैं जहां का एवरेज टेम्परेचर 11 to 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये टेम्परेचर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। जहां एवरेज टेम्परेचर 11 से कम या फिर 15 से ज्यादा हुआ, वहीं ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। फिल वक्त टेम्परेचर की ये रेंज अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना और साउथ कोरिया पर आती है, और हैरत अंगेज तौर पे ये वो तमाम कंट्रीज हैं जिनको अक्सर हम सक्सेसफुल कंट्रीज की लिस्ट में पाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल जो बर्फ पिघलती जा रही है उसकी वजह से 2080 तक टेम्परेचर की ये रेंज मजीद नॉर्थ में चली जाएगी, और फिर बारी आएगी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और सबसे बढ़कर रशिया की। नासा के एनालिसिस के मुताबिक 1979 में आर्कटिक ओशन की बर्फ इतनी ज्यादा दिखती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बर्फ पिघलती गई और 2019 तक ये अब सिर्फ इतनी रह गई है।
इस डेटा के हिसाब से आर्कटिक ओशन की बर्फ हर साल 13% कम होती जा रही है और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 2035 तक आर्कटिक ओशन में बिल्कुल भी बर्फ नहीं बचेगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को होने वाला है। इन सब चीजों के साथ साथ रशिया को एक और फायदा भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइस मेल्ट हो रही है उससे ओशंस के पानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यानी जब ओशन का पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले वो साहिल पर बनी सिटीज को निगल जाएगा। अमेरिका जिसकी तमाम मेजर सिटीज साहिल पे बनी हैं, उसको आने वाले वक्त में काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें पूरे के पूरे शहरों को एवैक्यूएट करना भी शामिल है और जाहिर है इस काम में करोड़ों डॉलर्स का खर्चा भी होगा। इसके बरक्स रशिया जिसकी सिर्फ 3 सिटीज ओशन फ्रंट पे हैं और बाकी तमाम मेजर सिटीज समंदर से कम 600 किलोमीटर के फासले पर हैं। इस चीज का भी रशिया को आने वाले वक्त में ठीक ठाक फायदा होने वाला है। सुएज कैनाल इजिप्ट का वो समंदरी रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। सिर्फ चाइना से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से तमाम शिप्स को यूरोप जाने के लिए इसी सुएज कैनाल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए वेसल्स इजिप्ट की गवर्नमेंट को भारी फीस भी अदा करती हैं। हर साल 20,000 के करीब वेसल्स ये कैनाल इस्तेमाल करती हैं और हर एक वेसल इजिप्ट गवर्नमेंट को तकरीबन $4 लाख का टोल टैक्स पे करती है। यानी साल की 20,000 शिप्स के ट्रांजिट पर इजिप्ट गवर्नमेंट को $8 अरब मिलते हैं। चाइना के शंघाई पोर्ट से यूरोप में रोटरडैम पोर्ट तक शिप्स को 18,000 किलोमीटर का फासला और 37 डेज लग जाते हैं। लेकिन आर्कटिक ओशन में बर्फ पिघल जाने के बाद शिप्स रशिया से होकर गुजरेंगी, जो शंघाई से रोटरडैम तक सिर्फ 10,500 किलोमीटर और 22 डेज का सफर बनता है। यानी जहां चाइनीज कंपनीज को लाखों डॉलर ट्रांसपोर्टेशन के बचेंगे, वहीं जाहिर है वो रशिया को उसके कंट्रोल्ड समंदर से गुजरने की भारी टोल फीस भी पे करेंगे। नाजरीन, एग्रीकल्चर से लेकर नेचुरल गैस तक और कीमती मिनरल्स की माइनिंग से लेकर रशिया में पॉपुलेशन ग्रोथ तक, क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन तमाम सेक्टर्स में ही रशिया का पलड़ा भारी दिख रहा है और इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले 50 या 60 सालों के बाद रशिया एक बार फिर से वर्ल्ड सुपर पावर बनकर उभरेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।